स्लाइड। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चे बताते कि सर हमको न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता, हम क्या करें। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स के उस थ्योरी को अच्छे से समझ लो। थ्योरी समझ लोगे, उसके फॉर्मूला याद कर लोगे, उसके बाद जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा ना, क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और जब प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल्स बन भी जाएंगे। तो बच्चों चलो आज हम देखेंगे रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल्स। तो चलिए इनके संख्यात्मक प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बातों से। पहली बात है कि आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा, जिसके बारे में बताऊंगा बाद में। लेकिन पहली बात है, प्रश्न चलो हमारे सामने आ रहा है, ऐसा कुछ प्रश्न आ रहा है। लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न यहां पर दो तरह के प्रश्नों के साथ हमें जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि भाई ये क्या कह रहा है, उसे देखें। जब भी सॉल्व करते हैं पहले समझें क्या लिखा है इसमें। सॉल्व। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। इस चैप्टर को पढ़ते समय ये जान गए हो। तो प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला, द्वितीय कोटि के लिए फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। तो प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला अगर मैं एक बार आपको रिमाइंड कराऊं तो प्रथम कोटि का फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि होता है n, ये 1 होगा तो k का मान होता है 2.303/t log 10 बेस पर a/a - x। लेकिन यही अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो k = होता है यहाँ पर x/t। ये बात जानते हैं। तो अलग अलग कोटि पे फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आपको इसी तरह से एक एक न्यूमेरिकल के साथ उनके फॉर्मूले बताते जाऊंगा, और जिस फॉर्मूले को बताऊंगा, जिस तरह के न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा बच्चों, वही न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उनको आप बड़े आराम से बना लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात है प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो दिया क्या गया है, दिया गया है क्या क्या दिया है। देखो, अभिक्रिया का प्रकार दिया है प्रथम कोटि अभिक्रिया, पहला काम तो यही किया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। दूसरा काम क्या किया गया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो आपको दिया गया है समय लिखा हुआ है, समय को t से दर्शाते हो 50 मिनट। अगर मिनट में करना है तो मिनट में भी कर सकते हो, टाइम सेकंड में करना चाहते हो सेकंड में कर सकते हो। 50 मिनट दिया गया, 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाता है। यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितनी पदार्थ की, प्रारंभिक परसेंट में लिखा है 90% पूर्ण हो गई, यानी कि 100 में 90 पूरा हो गया, 100 में 90 अभिक्रिया कर गया तो 100। तो प्रारंभिक मात्रा है पदार्थ का, प्रारंभिक मात्रा को a से दर्शाते हो और ये है 100। अब पूर्ण होना, अभिकृत मात्रा बोलते हैं जिसको पूर्ण हो गया, कितना बोले इसको पूर्ण हो गया, यानी कि अभिकृत मात्रा कहते हैं। अभिक्रिया कितना कर लिया, अभिकृत मात्रा होगा, अभिकृत मात्रा को x से दर्शाते हैं, यानी कि जितना पूर्ण हो गया, जितना अभिक्रिया कर लिया वो x है। तो x को कितना हो गया 90, तो 100 में 90 पूरा हो गया। तो शेष कितना बचा है, शेष का मतलब क्या, शेष मात्रा। शेष मात्रा होता है बेटा, वो होता है a - x, यानी कि 100 में 90 घटा दो, 100 में 90, a है 100, x है 90, 90 घटा दो तो हमें मिला 10। यहां पर इतनी ही बातों पे, इतनी ही पॉइंट्स पे इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं क्या ज्ञात करना है। यहां पर ज्ञात करने की बात करते हैं, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर ज्ञात करना है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल को हम t हाफ से दर्शाते हैं।
ये क्वेश्चन मार्क है। अब बेटा जब आपको दिया गया है पता है, ज्ञात करना पता है, अर्धायु काल ज्ञात करना है, तब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र पे ध्यान दें। प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा अर्धायु काल का फॉर्मूला T½ इज इक्वल टू 0.693 बाई क्या बोलते हैं, बाई के। ये फॉर्मूला है। दूसरा, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, के दिया है क्या? कहीं पर नहीं दिया है। के है दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, कहीं पे नहीं दिया गया है, तो के भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, के बराबर, के भी ज्ञात करना है, 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस पर a बाई a माइनस एक्स। इतनी चीज़ें। कहना यह है कि जब चैप्टर में ये लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, देख लीजिए लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, तो 7 लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हों तो आज जानने की कोशिश करिए कि कौन सी चीज़ें क्या है। और मेरा ये कहना है कि जब हम अक्सर हम क्या करते हैं कि जब उस चैप्टर को पढ़ाते हैं, जितनी भी उसकी थ्योरीज को पढ़ाने के बाद आखिरी में उसके न्यूमेरिकल्स करा देते हैं। इससे क्या होगा, वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो 2 से 3 बार, एक बार हर एक लेक्चर को 2 से 3 बार रिवाइज करो, फिर देखना आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। ऑनलाइन का फ़ायदा यही है। ऑनलाइन का फ़ायदा यह है कि जो पढ़ाया गया है उसे 2 बार 3 बार टीचर के द्वारा पढ़ सकते हो एक ही बात को। लेकिन ऑफलाइन में एक बार टीचर पढ़ाएगा, फिर उसके बाद दोबारा कभी वो क्लास नहीं आने वाला। अगर किसी टीचर को दोबारा बोलो तो हो सकता है कि वो आपको मुकर जाए, या फिर वो ही ना पढ़ाए या आप ही ना पढ़ना चाहो। बहुत सारी बातें आती हैं, आप पढ़ना चाहोगे, दूसरे दोस्त ना पढ़ना चाहे, इसलिए कोई टीचर 2 बार 3 बार एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए आपके पास ऑनलाइन होने से फ़ायदा ये हुआ, रिकॉर्ड है, आप 2 बार 3 बार इसे देख लो रिकॉर्ड क्लास को, तो इससे आप पूरी तरह सीख पाएंगे। फिलहाल बातचीत हो गई। हमारी बात यह है कि यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है, पता नहीं, ये दिया नहीं गया तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा। ये ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले में मान रखना पड़ेगा। देख लीजिए कितना आसान हो गया। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, के मिल जाएगा। तो चलिए सूत्र 2 में मान रखने पर, सूत्र 2 में मान रखने पर, सूत्र 2 में मान रखते हो तो क्या मिलेगा जरा देखें। के बराबर 2.303 ये हो गया, बटा टी कितना दिया, 50 मिनट, मिनट में निकालेंगे पूरा तो 50 मिनट, टाइम 50 मिनट, लॉग 10 बेस a का मान देखो 100 है और a माइनस एक्स का मान 90 है, ठीक है, सॉरी 10 है, तो ये हुआ 100/10। और इस तरह से ये कट गया, आपके पास ये ज़ीरो कट गया, तो अपने पास 10 हो गया, लॉग 10 हो गया। अब यहाँ पर एक बात जानना है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। log 10 की वैल्यू, log 10 बेस 10 बेस पर है, 10 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, याद रखें, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। log 10 बेस 10 का मान होता है 1, log 10 बेस 100 का मान होता है 2, इसी तरह से एक शून्य बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, यानी log 10 1000 का मान होगा 3। ये कुछ बातें यहां पर आप याद रखें। ये तो ये हो गया 1, तब हमारे पास हो गया log 10 का मान हो गया 1, तो इसका पूरा मान 1 हो गया, यानी कि k का मान आपको मिल गया 2.303/50। k का मान मिल गया बच्चा। अब क्या करोगे, k का मान मिलने के बाद अब k का मान सूत्र में रख देते हैं। चलिए सूत्र 1 में मान रखने पर सूत्र 1 में मान रखो तो कितना होगा, बोल बताओ। T½ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के का मान कितना होगा, के का मान होगा ये 2.303/50, 2.303/50 बटा ऊपर आ जाएगा 50 के रूप में। अब देखो, अगर मैं इसको 10, इसके 0.0 को यहाँ लाऊं तो इसका दशमलव इधर चला जाएगा, यानी कि यूँ कहते हैं कि इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, इसको 10 से भाग दे देता हूँ, मतलब वही हुआ। T½ इज इक्वल्स टू 0 यहाँ से चला गया तो ये होगा 6.93 × 5 और ये कितना होगा 2.303।
अगर मैं ये कहता हूं, इसको देखो 2.3 को 3 से गुणा करता हूं तो कितना होगा, 3 3 9 और ये 3 दूनी 6, यानी कितने के बराबर होता है, यानी कि इसका भाग चला जाएगा तो ये 3 भाग जाएगा तो कितना होगा, 3 भाग चला गया तो मतलब टी हाफ इज इक्वल टू, ये एकम दिया तो 3 × 5 मिला यानी कि 15 मिनट इसका आंसर हुआ। अर्धायुकाल हुआ 15 मिनट। देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास जवाब मिल गया है। क्या मिल गया कि ऐसे प्रश्नों को हल करना है, फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, और दूसरा फॉर्मूला है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ये फॉर्मूला कहाँ से है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड फॉर्मूला है, जब डेरिवेशन किए थे तो उस जगह से इस बात को किए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है, ये प्रश्न बना लेंगे ना, पूरा का पूरा बनाना है बेटा, कॉपी में जरूर नोट करना, और ये क्लास को बिल्कुल दोबारा देख करके ही नोट करना, वीडियो से नोट करना, पीडीएफ से कभी नहीं। याद रखना, अगर सीखना है तो वीडियो से क्लास लिखा करो, न कि पीडीएफ से। चलो अब बात करता हूं आगे। अगला प्रश्न मेरे पास ये है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिलहाल प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां भी कोटि अभिक्रिया है प्रथम कोटि, फिर लिखा है वेग स्थिरांक के का मान दिया गया है इतना, फिर बोलता है कि इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या दिया है जरा देखें। दिया है प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया दिया है। दूसरा, एक इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया गया है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को k से दर्शाते हो और इसका मान क्या है, 5.5 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड, इसकी इकाई हो गई। फिर आपको बोला जाता है, डायरेक्टली बोला जाता है इसका अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। अर्धायुकाल अर्धायुकाल टी हाफ क्वेश्चन मार्क। सूत्र की बात आती है तो सूत्र क्या है, अब बताओ। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ के लिए सूत्र क्या है, मैंने यहां पे बताया है, देखिए यही फॉर्मूला लिखना है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, बस मान रखना है और कुछ नहीं करना है। मान रखने पर, मान रखूंगा तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के का मान है 5.5 × 10⁻⁻14। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चलिए क्या 0.693 इसको ऊपर ले जाऊं तो 10 की घात 14 हो गया बटा 5.5। ये अंक इससे छोटा है तो उसको बड़ा करने के लिए 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 6.93 × 10⁻13 हो गया, क्योंकि इसमें से एक 10 यहाँ से गुणा हो गया, 5.5। अब कितना आएगा बताओ, कितना होगा, भाग दो 6.93 बटा 5.5, इसका मान कितना हो गया, 1.26। अब ये किस में दिया है, सेकंड में दिया, तो ये सेकंड होगा, सेकंड। आंसर आपको मिल चुका है, इस तरह से इसका आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो प्रश्न तो इससे भी आसान हो गया, क्योंकि यहां पर 2 फॉर्मूले पे काम कर रहे थे, यहां पर सिंगल फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले प्रश्न को ठीक से देख लीजिएगा। प्रश्न लिखा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दिया है, जबकि अर्धायुकाल ज्ञात करना, यही क्वेश्चन था। ठीक है,
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये प्रश्न लिखा है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर, अधिकांश प्रश्न आपका प्रथम कोटि और शून्य कोटि का ही आएगा। द्वितीय और तृतीय कोटि से रिलेटेड प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि कोर्स में थोड़े से आगे जाकर के बीएससी वगैरह पढ़ेंगे, यानी कि हायर एग्जामिनेशन करेंगे तब होता है। फिलहाल यहां पर प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। अब बोला गया इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। देखें कैसे बनेगा। आपको दिया क्या गया है बेटा, दिया गया है, दिया है। पहली बात तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इससे यह सिद्ध होता है क्यों, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। दूसरा 40 मिनट में 90% पूर्ण होता है, यानी कि समय दिया गया है 40 मिनट, फिर लिखा है 90% पूर्ण होता है। अब यहां पर भी 90% वाली बात आ गई, तो 90% पूर्ण होता है, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, फिर वही बात करेंगे, प्रारंभिक मात्रा। तो मुझे पता है कि आप इस प्रश्न को बना चुके हो इस जगह पे, तो इसे भी आपको बनाना है, आप बना सकते हो। फिलहाल मैं बता देता हूं, ए हमें मिल गया है 100, अभिकृत मात्रा कितनी है, अभिकृत मात्रा यानी जो अभिक्रिया में भाग ले चुका है वो है 90, तो शेष मात्रा कितनी है, शेष मात्रा a माइनस एक्स हुआ, ये हो गया 100 माइनस 90, इस तरह से। फिर आता है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल को टी हाफ से दर्शाते हैं। अब सवाल आएगा फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो सूत्र आपके पास, अब यहां पर सूत्र जो ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या होगा, टी हाफ के लिए सूत्र हो गया 0.693 बाई के। अब ये मत पूछिएगा 0.693 कहाँ से आया, तो वो है उसका फॉर्मूला में है, ये नंबर है ना, ये फॉर्मूला 0.693 बाई के, ये फॉर्मूला है इसका। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर आता है सूत्र नंबर 1 हो गया। सूत्र नंबर 2 क्या होगा, के नहीं बताया तो के को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस ए बाई ए माइनस एक्स। सूत्र 2 में मान रखने पर तो यहां पर होगा के का मान क्या हुआ 2.303 बाई टी, टी कितना दिया है 40 मिनट, लॉग 10 बेस ए है 100 बाई ए माइनस एक्स है 10, तो ये 0 कट गया, तो log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो हमारे पास k का मान हो गया 2.303 बाई 40, ये मिल गया हमको k का मान। अभी गुणा भाग मत करिए, क्योंकि उसको पूछा ही नहीं गया है, आपको k का मान नहीं पूछा है उसने। जब जिस चीज़ का मान पूछा है ना उसको फाइनल कैलकुलेशन में लेना चाहिए, बीच में कोई कैलकुलेशन ना करें, इससे आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेशन। फिर है सूत्र 2 में मान रखना, सूत्र क्रमांक 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर तो सूत्र 1 टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के का मान क्या हो रहा है 2.303 बटा करें तो 2.303 बाई 40। अब ये बाई 40 हो गया, तो इसको हमेशा जो बाई रहता है वो ऊपर चला जाएगा ना, यानी भाग जो रहता है ऊपर चला जाता है, तो ये 40 हो गया। फिर वही बात कहूँगा 40 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो 6.93
इंटू 4/2.303, एक कम जाएगा और ये 2 नहीं जाएगा, ये कम जाएगा और तिया जाएगा, तो ये हो गया 4 तिया 12। T½ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 तिया 12 मिनट। ये हो गया इसका आंसर। तो सेम प्रश्न है, अलग कुछ नहीं है, पहले वाला प्रश्न और तीसरे वाला प्रश्न एक जैसा। अब चलता हूं अगला। यहां पर प्रश्न है आर्यनीय समीकरण से संबंधित, और आर्यनीय समीकरण आपको याद है कि नहीं वो आप जाने, लेकिन मैं तो बताऊंगा आपको कि यहां पे क्या क्या बताया गया है। प्रश्न क्या लिखता है बेटा, किसी अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से 303 केल्विन कर देने पर उसकी दर दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने पर, यह इसका अर्थ है, क्योंकि इसके बीच में अंतर कितने का है, 10 डिग्री सेल्सियस है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है जरा देखें, क्या दिया गया है जरा समझें। सॉल्व। इस जगह पे कुछ जानकारी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर तापमान दिया है T1 इज इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 303 केल्विन। फिर बात आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर करने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। तो आप ताप गुणांक आपके बारे में बात करेंगे, तो दस केल्विन ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इसका मतलब है ताप गुणांक, आपने पढ़ा है ताप गुणांक इज इक्वल टू होता है K, यानी कि ताप, यह दर स्थिरांक 300 केल्विन पर बाई दर स्थिरांक 293 केल्विन पर, यह वैल्यू दिया गया है 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि K2/K1 इज इक्वल टू 2। ये इसका अर्थ निकलता है। इस बात को समझें, ये समझना। फिर इसके बाद हम काम करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। इसमें कुछ और बातें दी गई है, अभिक्रिया की दर दुगुनी जाती। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करना है, जिसको EA से दर्शाएंगे क्वेश्चन मार्क। सूत्र हमारे पास क्या है? सूत्र है हमारे पास log 10 बेस K2/K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R, T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। चलिए, मान रखने पर पहली बात तो ये पता चलता है बेटा कि log 10 बेस K2/K1 का मान 2 है, क्योंकि अभिक्रिया की दर दुगुनी हो गई है। दुगुनी का मतलब 2 हुआ, तिगुनी लिखते हैं तो इस जगह पे K2/K1 का मान 3 लेता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA कैलकुलेट करना है बाय 2.303। R का मान आपको याद रखना है, ये फिक्स वैल्यू होती है। R का मान यहाँ पर होगा 8.314 जूल में होता है, तो इसका मान हो जाएगा 8.314। अब यहाँ पर मिलेगा 300 माइनस 293 बाई 293 इंटू 300, ये हुआ।
अब आप ये जानिए कि log 10⁻², log 2 का मान होता है, हमेशा याद रखना, 2.303 होता है। log कितना बोला मैं, log 2 का मान 0.3010 होता है। मैं हड़बड़ी में लिख दिया था, तो याद रखना क्या होगा, ये होगा। अब इस मान को हम यहाँ पर रखें तो क्या होगा, 0.3010 इज इक्वल टू EA बाय ये दोनों की वैल्यू, तो क्या होगा इसका, तो ये होगा 2.303 इंटू 8.314, इस जगह पर आया, इसको घटाने पर 10 और भाग देने पर 888779। ये लीजिए। अब हमको EA कैलकुलेट करना है, तो EA कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, देखो तो EA बराबर, अब देखो क्या क्या मिला, 0.30010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू ये वाला 88779, कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाय डिवाइडेड बाय 10, ये नीचे चला है। सो इस जगह पर EA की वैल्यू क्या मिलता है हमको, EA की वैल्यू मिलता है 51165.9 जूल में मिला, या मैं लिखना चाहूँ 1000 से भाग दे दूँ, क्या होगा 51.3 अंक लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 165.9 9 किलो जूल, ये है आंसर। तो ये आर्यनीय समीकरण से संबंधित क्वेश्चंस है, तो इनको हम कुछ इस तरह से हल करेंगे। तो ये हुआ हमारा अगला प्रश्न। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को आपको न्यूमेरिकल्स को बना के देखते जाना है, बनते जाएगा, करते जाइए, बहुत आसान होगा। एक बार देख लीजिए इसको, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्लेटिनम सतह पर यह प्रश्न है हमारा, तो कैसे हल करेंगे बच्चों इसको, ज़रा देखिएगा। पहली बात है कि इसका मतलब क्या है समझेंगे। सॉल्व। प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो NH3 का अपघटन, NH3 टूटता है, NH3 अमोनिया है, ये टूट करके बनाएगा N2 प्लस H2, दोनों में टूटेगा। समीकरण को संतुलित अगर हम करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, इस बात पे ध्यान दें। ये हाफ और ये 1/3 1/3 कितना है, 3 है ना बेटा, 3 तो मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 है, 3 दूनी 6, 3/2, यानी ये फॉर्मूला होगा। अब क्या करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो ये हुआ NH3 का अपघटन। अब होगा यहां पर चूंकि अभिक्रिया लिखा है शून्य कोटि अभिक्रिया। क्यों शून्य कोटि अभिक्रिया? क्योंकि ये किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक।
लिखा, यहाँ पर प्लेटिनम लिख दिया, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो यह शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्या होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग होगा वेग इज इक्वल टू के, और यहाँ पर NH3 अभिकारक की सांद्रता है, घात शून्य होगा। ऐसा होने पर जब भी घात शून्य होता है किसी का, तो उसका वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू हमेशा वो 1 होता है, तो इसका 1 हो गया, तो R इज इक्वल टू के हो गया। और के का मान इसने दिया है, देखो के का मान खुद दिया है, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। इतनी बातें तो हमको क्लियर, तो मतलब ये हुआ के का मान दिया है, मतलब आर का मान भी हो गया, तो आर का मान हमारे पास मिल चुका है, इतना है। अब बोल रहा है कि अभिक्रिया में आगे के प्रश्नों की तरफ चलें तो हमें क्या नजर आता है? इनके उत्पादन की दर ज्ञात करना है। तो उत्पादन की दर के लिए अभिक्रिया दर समीकरण क्या होगा? तो अभिक्रिया दर समीकरण क्या होगा? अभिक्रिया दर समीकरण, अभिक्रिया दर समीकरण क्या होगा? अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू, अभिकारक है तो अभिकारक के लिए क्या होगा? माइनस डेल, डेल्टा लगाओ या डी लगाओ, NH3 बाई dt। अगर उत्पाद को लेके चलें तो उत्पाद का क्या होता है? ये वैल्यू होती है, उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 2, क्या होगा? 1/2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 ना, ये परिवर्तित हो जाएगा, तो ये होगा 2। अगर ये ऊपर में मान लीजिए ये सिर्फ N2 होता, 2N2 होता, तो यहाँ पर क्या होता? 1/2 हो जाता उस जगह पे, और 1/2 है मतलब ये 2 हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको हमेशा याद रखना है। तो क्या बोलें? ये होगा 2dN2/dt। इसी में देखो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा dH2/dt। इसमें R की वैल्यू दे दिया गया है, इस पर सबका वैल्यू किसके बराबर है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 के बराबर है। इसकी वैल्यू इतने के बराबर है। तब उत्पाद की दर क्या होती है? N2 की उत्पाद की दर क्या होगी? N2 के उत्पादन की दर या निर्माण की दर, उत्पादन शब्द लिखा है की दर, N2 उत्पादन की दर होगा, N2 उत्पादन की दर होगा d एक्टिव मास ऑफ N2/dt होगा। इनमें और इनके बीच में क्या संबंध है? जरा देखें, इनके साथ संबंध है तो क्या देखने को मिल रहा है? देखिए तो जरा, तो ये हो जाएगा, अतः R का संबंध 2d एक्टिव मास ऑफ N2/dt होगा। R का मान तो दिया है, R का मान रख दीजिए, तो हमारे पास होगा dN2/dt इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ है? उत्पादन की दर है, N2 उत्पादन की दर है। N2 के उत्पादन की दर क्या है? अब ये हो जाएगा R/2, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4/2, यानी हो गया 1.25 इंटू 10 टू पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये एक आंसर हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन उत्पादन की दर का संबंध क्या होगा? ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो किसके लिए बताया मैंने? N2 का। ये एक पार्ट हो गया। ऐसे ही तो हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के उत्पादन की दर, जब हाइड्रोजन के उत्पादन की दर इतना ही होगा। मैं इसके थोड़ा सा स्लाइड बढ़ा लेता हूँ, एक स्लाइड बढ़ा लेता हूँ ताकि ये बताना आसान हो जाएगा, जगह रहेगा तो। अब क्या करते हैं देखिए,
अब करना है हाइड्रोजन उत्पादन की दर ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन उत्पादन की दर क्या होगी? हाइड्रोजन के उत्पादन की दर अब इसी फॉर्मूले से निकलना। हाइड्रोजन उत्पादन की दर को इससे दर्शाएंगे, dH2/dt। अब इनमें इनके और इनके बीच का संबंध क्या है? ये है, चूंकि R इज इक्वल टू 2/3 है, चेक कर लो, 2/3 dH2/dt, अतः हमें मिलेगा dH2/dt। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन उत्पादन की दर। देखें तो क्या मिला, यहां पर मिला 3/2, इधर चला गया R, हमारा फॉर्मूला तब इस जगह पे होगा 3 × 2.5 × 10 to the power 10 to the power कितना हो गया, -4 है, /2। गुणा कर दें तो कितना होगा? गुणा करें, सीधी सी बात है कि 1/2.5 वाला वैल्यू से होगा ये पूरा का पूरा। तो अभी इसको भाग दिए थे तो कितना मिला था? भाग दिए तो 1.25 मिला था, इंटू 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 दिया 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7 और ये 3, तो कितना होगा? 3.75 × 10 to the power -4 ये वैल्यू आता है। ये है मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरह से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। एक प्रश्न और बता देता हूं आपका फाइनल, तो आपको क्लियर हो जाएगा, यानी इतने अगर कर लेते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो प्रश्न एक फाइनल कर देता हूं, ये वाला। प्रश्न में क्या पूछा गया है जरा देखिएगा। किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया की द्वितीय कोटि की है, कोई अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। सॉल्व करते हैं पहले। एक अभिक्रिया का बोला द्वितीय कोटि की है। माना कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया अगर हुआ तो अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकारक A है तो ये 2 बार होगा और इस तरह से उत्पाद का निर्माण होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तब इसके लिए वेग समीकरण क्या होगा? वेग समीकरण होगा बेटा R इज इक्वल टू के A पर जो पावर मिलेगा वो 2 है। यही है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। फिर क्या पूछा गया है? पहला काम, इसी बात को आधार मानते हुए काम करेंगे। पहला लिया गया है, अब इसी में देखें, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता A है, सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को हम A मानते हैं, उस समय प्रोडक्ट 0 है। तो A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो हम यहाँ पर देखें अभिक्रिया की दर दोगुनी कर दी जाए, तो दोगुनी करेंगे तो क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, सांद्रता दोगुनी कर दिया, सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए। तो यहाँ पर A की जो सांद्रता है, पहले कितना था? A था, अब कितना हो गया? 2A हो गया। मान रख दें, मान रखते हैं, चलो इसमें मान रखते हैं। अब ये प्रारंभिक मात्रा, तो यहाँ पर ये R1 करके लेके चलूँगा, तो यहाँ पर होगा R2 इज इक्वल टू के, इसका मान जो होगा 2A होगा, इस पर स्क्वायर हो गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो दोनों में तुलना करते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो क्या होगा? R1/R2 हो गया यहाँ पर, और इस जगह पे क्या होगा? कि अच्छा, इस जगह पर एक काम कर देता हूं मैं, यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो R इज इक्वल टू हम मान रख देते हैं A है सांद्रता, तो K A का स्क्वायर हो गया, ये लीजिए। तो इस जगह पर क्या हो गया हमारे पास? समीकरण 1 से K
ए का स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया कि ए का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी कि 4a² हो गया। तो जो कट गया आप देख लीजिए, तो हमारे पास क्या हुआ, R1/R2 इज इक्वल्स टू, कट गया के और a² कट गया तो बटा 1/4 मिला। इसका मतलब है R2 का मान 4R1 हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ जाता है। एक बात हो गया। दूसरी बात क्या कहता है कि a का मान जो है आधा हो जाता है, आधा, ये दुगुनी कर दी जाती है, दुगुनी सांद्रता। यहां पर आधी सांद्रता। आधी सांद्रता का मतलब है इसका मान जो है प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। मान रखें तो R3 मान लेता हूं, तो R3 क्या हुआ कि a का मान a/2, और यहां पर स्क्वायर इसलिए लगेगा कि a के मान पर स्क्वायर है, तो इसका मान क्या हुआ, a/2 हो गया। चलिए अब हमें क्या मिला, तो R3 इज इक्वल्स टू k और a²/4 ये मिल गया। समीकरण हमारा हो गया 3। समीकरण 1 और 3 के साथ देखें, तुलना करते हैं। समीकरण 1 बटा समीकरण 3, तो समीकरण 1 है R1 और समीकरण 3 है R, तो ये दोनों हो गया। फिर दूसरी बात के a² हो गया, देखें इसमें, और इसके लिए क्या है कि a² तो आएगा ही आएगा, तो a² हो गया और बटा 4 है, तो 4 ऊपर चला गया, 4 हो गया, तो ये कट गया, तो कितना हो, R1/R3 इज इक्वल टू 4, तो R3 इज इक्वल टू क्या हुआ, R1/4। इसका मतलब है अभिक्रिया की दर 1/4 हो जाएगी। अभिक्रिया की दर 1/4 रह जाती है। इस तरह से प्रश्नों को हल करना है बेटा, ऐसे ही है, और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसी तरह के नॉर्मल प्रश्न होते हैं जिनको आपको हल करते हुए आगे बढ़ना है। आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि न्यूमेरिकल्स को बार बार करना चाहिए, और वीडियोस दिया गया यानी कि हर चीज़ को सिखाया गया क्वेश्चन के साथ। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार करिए, बहुत कुछ सीखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उन सबको कहता हूँ कि मेरे साथ जुड़िए, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखने के मौके मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आने वाले टाइम तक, क्लासेस तक। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खास बात जो मैं भी बताऊँगा उसे देख लीजिएगा ज़रूर। बच्चों, पढ़ाई होनी चाहिए बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बढ़िया, यानी ऐसा पढ़ो कि सीखो और किसी भी प्रश्न को हल कर सको। तो इसके लिए मैंने लाया है एक स्मार्ट स्टडी प्लान। वो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये है स्टार बैच 2.0। स्टार बैच 2.0 2025-26 यानी 26 में आपका एग्जाम है 12th का या 11th का, इन दोनों बच्चों के लिए, यानी इस साल की पढ़ाई के लिए। इस बैच में हम क्या करेंगे ये बताते हैं। क्लास 11th के पैड कोर्स और क्लास 12th का पैड कोर्स दोनों आने वाला है स्टार बैच 2.0 में। यहां पर इसके फीचर्स क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं, आपको क्या मिलने वाला इस बैच में, ये बता रहा हूं। पहली बात है कि ये लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको। लाइव क्लास आप समझ सकते हो, जो हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट आप पढ़ोगे, कोई भी बात होती, कोई भी समस्याएं होती, कोई भी डाउट होता है, वो आप हमें लाइव पे पूछ भी सकते हैं, लाइव में देख भी सकते हैं। हम आपसे बात करते रहेंगे, आप हमसे बात करते रहिए, चैट के माध्यम से आप मुझसे बात करेंगे और हम आपसे पूरी जो चीज़ें पढ़ाएंगे, यानी कि पूरा क्लास रूम होगा, जैसा क्लास होता है एक टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही आप पढ़ते जाओगे। सेकेंड, जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो इसका HD में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सुपर क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो जाएगा। उस रिकॉर्डिंग के साथ आप अपना क्लास देख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट देखें या बाद में रिकॉर्डिंग के बाद भी देखें, या लाइव देखने के बाद रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है तो उसको आप देख सकें।
फिर महत्वपूर्ण बात यहां पर होगी बेटा, बहुत जरूरी बात होगी कि सारे ऑल चैप्टर के यानी ऑल चैप्टर रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल होगा। देखिए लाइव में जो क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और एक बार हमने रिकॉर्डिंग करके आपके लिए स्पेशल क्लास रख दिए हैं चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक का, तो ये भी आपको मिलेगा। यानी जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं उसी दिन से सारे चैप्टर की क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस चैप्टर से आपको पढ़ना है, जिस चैप्टर को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आप लाइव के साथ हमारे साथ रेगुलर भी जा सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पर है। दूसरा, सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अगर आपके स्कूल में अचानक चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दिया और उसको समझना चाहते हैं तो हमारे रिकॉर्डेड में से हमसे समझ के जाइए क्लास में, हमसे पढ़ के जाइए क्लास में, आपका सुपर रिजल्ट मिलने वाला है, सुपर पढ़ाई होने वाला है। टीचर जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में भी आने वाला होगा, उनके प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। भैया डाउट क्लियरिंग सेशन होने हैं, यानी आपको ये सेशन में आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, आप हमसे एक बार पूछ सकते हैं। आपका प्रॉब्लम, देखो बेटा कोई डाउट आता है तो खुद भी सॉल्व हो जाए तो डाउट नहीं है वो, लेकिन अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो टीचर से, जिनसे पढ़ रहे हो उनसे पूछना चाहिए, और हम आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। क्लास के टाइम पे जब क्लास चल रही होगी, लाइव क्लासेस, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि सर हमें डाउट है तो हमें आपसे पूछना है, तो हम हफ्ते में 15 दिन में एक डाउट क्लियरिंग क्लासेस देंगे जिसमें आप हमसे डाउट्स पूछोगे। ये आपको इसमें फीचर्स मिलेगा। जो भी पढ़ाई होगी बेटा आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की मिलेगा। यानी अगर आपने 11th आते हो और 10th तक आपने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा है, साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो या 12th में आते हो और आप 11th में आपको जो भी पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाए और समझ नहीं पाए, तो वो चीज़ें इस 0 लेवल क्लास से आप स्टार्ट करोगे। 0 लेवल की क्लास को आप जब पढ़ना शुरू करोगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, तो कोई भी कठिन से कठिन यानी एडवांस पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। यानी जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी सीख सकता है और वहाँ से सीखते हुए आगे जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कोई बच्चा 0 यानी ग्राउंड से अगर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो फिर वो अपनी मंजिल पा सकता है, अपनी मंजिल वो पा सकता है, यानी 100% वो सीख सकता है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कुछ भी नहीं पता हो तो भी पढ़ेंगे, तो भी समझेंगे, तो 0 लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे तो एडवांस तक समझ जाएंगे। यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी जा आपके एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। यहाँ क्लास का जो क्लास पढ़ाई जाती है उसके नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। रिवीजन सेशन, रिवीजन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो एक रिवीजन आएगा, साथ में चैप्टर के साथ 1 शॉट भी आएगा। ये दोनों ही चीज़ें पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हर एक चैप्टर का 1 शॉट आपको बताया जाएगा कि भाई अब इस तारीख को इस दिन आपको 1 शॉट क्लास होने वाला है, तो उस चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ के आ जाइए, समझ के आ जाइए, नोट से पढ़ के आ जाइए। फिर उसके बाद जब 1 शॉट लिया जाएगा ना तो पूरी पढ़ाई एक जगह पे आ जाएगा। जब भी कोई एग्जाम दिलाने जाना हो 1 शॉट वाली क्लास पढ़ के चले जाइए। रिवीजन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा, कुछ टॉपिक पढ़ाई जाएगी, सारे टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा बातों को समझ पाना। तो ये बहुत ज़रूरी है ये करना। फिर बात करते हैं PY सॉल्यूशन, PYQ सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आने वाले साल यानी इस साल जो पेपर दिलाएंगे उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रश्न किस तरह से आते हैं अगर हल कर रहे हो तो आपको इस साल आने वाले प्रश्नों को हल करने में मदद मिल जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तभी तो लाते हैं बच्चों, हमारे जितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए उनके रिजल्ट भी सुपर आते हैं, 90 क्रॉस होते हैं, 95+ क्रॉस होते हैं। तो ये बातें हम आपको बता दें। फिर बात करूंगा, हमारा ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री और उसका लोगो है ये, विक्रम हैप केमिस्ट्री का लोगो है। जब आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को ज्वाइन करें, उसे लॉगिन करें और हमारे इन कोर्सेज को देखें। क्लास 11th केमिस्ट्री और क्लास 12th की केमिस्ट्री, क्लास 11th की केमिस्ट्री लगभग 1500 रुपये की है, जो कि अभी आपको मिल जाएगा 899 में। इसी तरह से क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है वो 1600 रुपये की है लगभग, वो आपको मिल जाएगा 899 में। आप जल्दी करिए क्योंकि इसके लिए अभी लिमिटेड सीट है और तभी तक आपको ये प्राइस मिलेगा, उसके बाद आपको ये प्राइस भी नहीं मिलेगा और इस प्राइस में मिलेगा और इससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस टाइम
लिमिटेड कुछ सीट्स बचे रहते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसके लिए मत जाइए, जल्दी करिए, अभी लिमिटेड सीट है, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा। अब भी एडमिशन लें, और एडमिशन लेने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारा ऐप का लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें और हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। या फिर प्ले स्टोर में जाइए, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री या विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करिए, हमारा ऐप दिखाई दे देगा। तो बच्चों जल्दी एडमिशन लें, बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे पेड कोर्स जो होगा वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 का और 12th का कोर्स ले सकते हैं, नीट का ले सकते हैं, या ज़ीरो लेवल जो भी पढ़ाया जाएगा। ज़ीरो लेवल केमिस्ट्री का भी हमारे पास एक पेड कोर्स अवेलेबल है जो 100 रुपीज़ का ही है। तो ये अगर कुछ सीखना चाहते हैं कि विक्रम सर कैसे पढ़ाना चाहते हैं, आइडियाज़ देखना चाहते हैं, तो आप ये लेकर के आप एक बार चेक कर लीजिए। अन्यथा सीधा 11th 12th की क्लास लीजिए, क्यों 100 रुपये एक्स्ट्रा बर्बाद करना, क्योंकि ये कोर्स इसमें अवेलेबल रहेगा। तो बच्चों हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए, और हमें हमारे कोर्स के साथ आने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। एडमिशन के लिए कॉल करें या एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं जाकर के हमारे ऐप से। कॉल करें इस नंबर पर 9644562030। इसी तरह से दूसरा नंबर है 9827497052। ये दोनों नंबर में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारा कोर्स डायरेक्ट भी जा सकते हैं ऐप में और कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरी जानकारी जो हमारा स्टार बैच 2.0 में मिल रहा है। तो बच्चों आइए हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन पढ़ाई करिए, मज़े से करिए, आसान तरीके से करिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।